हेलो बच्चों, सब ठीक है। कल वाली क्लास में हमने आपको गिब्स एनर्जी पर डिस्कशन किया था, गिब्स एनर्जी। और आज हम आपको फैराडेज लॉ और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जैसे जितना इंपॉर्टेंट आपका गिब्स एनर्जी था, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। फैराडेज लॉ में और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में दो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से पढ़नी है कि फैराडेज लॉ क्यों आया, फैराडेज लॉ की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ी। क्योंकि जनरली हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या ज़रूरत पड़ गई, तो अभी उसी पर डिस्कस करेंगे कि फैराडे लॉ का क्या यूज है इन सेल्स में, और इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, क्या इसका यूज होता है और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए यूज कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर डिस्कस करते हैं, और वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्लास 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। जैसे कोई साल्ट को हमने लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व करने पर वो साल्ट अपने आयनों में डिसोशिएट हो गया। तो डिसोशिएट तो हो गया, लेकिन मोमेंट ऑफ आयन, आयन का जो मोमेंट है, फ्लो ऑफ करंट यानी डीसी करंट देने पर आयंस का जो आयंस उसके कलेक्ट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिकम्पोज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन यानी फ्यूज स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो आगे भी मैं बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिस्कशन होगा। तो वो जो टॉपिक आपका है, यहाँ पर जो टॉपिक है आपका, हम लोग डिस्कस करेंगे, किस पर डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो मेन चीज आती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिस्कस करते हैं। ये दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम कैसे पहचानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से या वीक इलेक्ट्रोलाइट से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में 100% डिसोसिएशन हो जाता है। कोई भी साल्ट हम ले रहे हैं, जैसे हमने कोई साल्ट ले लिया, ठीक है, उसको वाटर में हमने डिसॉल्व किया, तो वो 100% यानी कंप्लीटली डिसोसिएट, जिसको हम बोलते हैं, क्या हो जाता है, कंप्लीटली, कंप्लीटली डिसोसिएट, डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। और वीक में क्या होता है, नो कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, या आप कह सकते हैं इसका परसेंटेज क्या होता है, कम हो जाता है। 100% ये डिसोसिएट नहीं होता, डू नॉट डिसोसिएट इन 100%। क्लियर। अब जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आता है, जैसे KCl, NaCl, ठीक है, H2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। KCl का K पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में, तो ये 100% यहाँ से डिसोशिएट हो गया। ठीक है,
अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके होते हैं ये 100% डिसोसिएट नहीं होते। क्या होता है, 100% डिसोसिएशन इसका नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है, और अमोनियम नाइट्रेट आपका हो गया, ये स्ट्रॉन्ग में आता है, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं हमारा NaOH आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आते हैं, जैसे HCN हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ZnCl2 हो गया, HgCl2 हो गया, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनका 100% आयोनाइजेशन नहीं होता, यानी कंप्लीटली डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। अब डिसोसिएट है, डिकम्पोज नहीं है, डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जो 100% आयोनाइजेशन हो रहा है उसको हम स्ट्रॉन्ग, और जो नहीं हो रहा है उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब देखिए अगला क्या टॉपिक है आपका, इसी में अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसका यूज क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसको क्या यूज है। यहां पर यूज जो आपका पड़ेगा वो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, फैक्टर्स। और क्यों पड़ेगा, हमें कंडक्टिविटी चेक करने के लिए, कंडक्टिविटी के लिए हमें स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ध्यान देना होता है। भाई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से तो कंडक्टिविटी क्या होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी क्या होगी। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है फैक्टर पे। तो पहला फैक्टर आपका क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या है, दूसरा जो फैक्टर आपका है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड कह लीजिए या और बोलिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और विस्कोसिटी, इस पर डिपेंड करता है। और तीसरा जो फैक्टर आपका है वो फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और चौथा जो फैक्टर्स है वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और पांचवा जो है साइज ऑफ आयन पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ आयन पर डिपेंड करेगा। ये फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को अच्छे से समझिए, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है फैक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमने बताया स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, 100% अगर आयोनाइजेशन हो रहा है
अब यहां पर वीक और स्ट्रांग पे डिपेंड करेगा, मैंने आपको बताया। अब जैसे वीक और स्ट्रांग में क्या हो रहा है, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो यहां पर नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, वीक होंगे, यानी लेस होंगे। नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, लेस होंगे। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से 100% आयोनाइजेशन हो रहा है तो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। क्या होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ आयन। तो कहने का मतलब यह है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर इसलिए डिपेंड कर रहा है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस पावर होगा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नंबर ऑफ आयन कम है, कंडक्टेंस पावर कम होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में भी आप जानते हैं, अगर हल्का सॉल्यूशन है और गाढ़ा सॉल्यूशन है तो गाढ़े सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हल्के सॉल्यूशन में क्या होंगे, नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, कम होंगे। कम विस्कस होगा, डाइल्यूशन होगा। ये भी आप बात समझ सकते हैं। तो आप जब समझ रहे हैं कि विस्कोसिटी और सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है कि सॉल्वेंट कैसा है, तो सॉल्वेंट अगर पहले से ही गाढ़ा है, सॉल्वेंट जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं अगर वो पहले से ही विस्कस नेचर का है तो उसमें नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, कम प्रोवाइड होंगे। अगर कम प्रोवाइड होंगे तो कंडक्टेंस पावर कम होगा। क्लियर, नो डाउट। कंडक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा है तो क्या होगा, उनको मूवमेंट करने के लिए जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी। और अगर नंबर ऑफ आयन कम है तो मूवमेंट करने के लिए जगह ज्यादा होगी। जैसे आइए हमने ये सॉल्यूशन ले लिया तो यहां पर ये इस तरीके से नंबर ऑफ आयन है, इस तरीके से नंबर ऑफ आयन अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरा अगर हमने ये ले लिया, यहाँ एक आयन है, एक यहाँ आयन है, एक यहाँ आयन है, एक यहाँ आयन है, तो यहाँ पर देखिए अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो इसके बीच में जो गैप है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मोमेंट ज्यादा होगा। क्लियर, ये बात समझ गए। इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है, जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी पर। दूसरा देखिए टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे तो कंडक्टिंग पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है। साइज ऑफ आयन, अगर जितना बड़ा साइज होगा, मान लिया इतना बड़ा आयन बनना है और एक में इतना बड़ा आयन बनना है, तो आयन जितना ज्यादा बनेगा, एक आयन इतना बड़ा हो गया, दूसरा आयन इतना बड़ा हो गया, साइज दोनों का क्या होगा, गैप ले जगह कम देगा ना आपको। और अगर छोटा आयन है तो जगह आपको क्या देगा, ज्यादा दे देगा। तो जगह जब ज्यादा देगा तो मोमेंट ऑफ आयन क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। ये टॉपिक आपको इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाएंगे तो वहां पर इसकी जरूरत थी। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पर। किस पर चलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है आपकी, अब हम जरा इस पे आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस पर, इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, तो इलेक्ट्रोलिसिस को आप समझिए जरा, क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, यहां पर हमने क्या ले लिए, दो इलेक्ट्रोड ले लिए। एक इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया, ये इलेक्ट्रोड बना लिया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया और इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। इसको हमने ले लिया कैथोड। थोड़ा सा चेंज है यहां पर देखिए, इसको हम ले लेते हैं कैथोड और इसको हम बना लेते हैं एनोड। क्लियर, यहां पर कैथोड नेगेटिव होगा, क्या होगा, कैथोड नेगेटिव होगा और एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज ध्यान देनी है आपको, कैथोड नेगेटिव होगा और एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक एक्वस सॉल्यूशन हमने इसमें फिल कर दिया। ये एक्वस सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिया। अब देखिए मोमेंट ऑफ आयन, आयन का जो मोमेंट है
वो कैसे होगा और किस तरफ से होगा। ये जो आयंस हैं यूं मोमेंट करेंगे, ये यूं करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहां पर कौन सा होगा, नेगेटिव वाला होगा, और इधर कौन सा होगा, ये पॉजिटिव वाले आयंस होंगे। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहां पर क्या अट्रैक्शन होगा, लाइब्रेटेड होंगे, यहां पर डिपॉजिटेड। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, तो कैथोड जो आपका होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एनोड जो आपका होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, कैथोड पॉजिटिव था और एनोड क्या था, नेगेटिव था। ये चीज क्लियर समझ में आ गई। अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कह रही है इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिसोसिएशन नहीं, डिकम्पोजिशन, वो टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है इलेक्ट्रोलाइट बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम यहाँ पर डीसी करंट डालते हैं, डीसी करंट आपका हो गया, जैसे हम यहाँ पे डीसी करंट लगाएंगे तो मोमेंट ऑफ, वो एक्वस सॉल्यूशन तो बन गया था, आयनों में तो डिसोसिएट हो गया था, लेकिन मोमेंट ऑफ आयन तब होगा जब इलेक्ट्रिसिटी हम इसके अंदर पास करेंगे। क्यों, अब यहां पर जैसे कैथोड है तो कैथोड पर क्या होगा, इसके पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो जाएंगे, यहां पर जमा होना चालू हो जाएंगे ऐसे ऐसे, और यहां पर क्या होगा, दूसरे आयन, अपोजिट आयन। तो ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो आपकी हो रही है वो क्या होगा, लैब्रेटेड एंड डिपोजिटेड। दो चीजें आपको मिल गई, लैब्रेटेड और डिपोजिटेड। किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर लैब्रेटेड और डिपोजिटेड हो रहा है प्रोसेस, किस स्टेट में, मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन और एक्वस, बस दो ही स्टेट हैं। मॉल्टन स्टेट में अलग से होगा और एक्वस सॉल्यूशन में अलग से होगा, क्योंकि मॉल्टन जो स्टेट है यहां पर नंबर ऑफ वाटर क्या होगा, वीक होगा। एक्वस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ वाटर क्या होंगे, नंबर ऑफ H2O ग्रेटर होंगे, क्या होगा, ग्रेटर होगा, और यहां पर क्या होगा, वीक होगा। तो यहां पर जो कैथोडिक जो पार्ट होगा, यहां पर जो एनोडिक पार्ट होगा, तो कैथोडिक पार्ट में डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर नो वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन आपको नहीं करना है। ये चीज ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन पूछता है, आपको दे दिया जैसे NaCl आपको दे दिया गया, NaCl फ्यूज्ड स्टेट में दे दिया गया, यहां पे लिख दिया उसने, और दूसरा NaCl आपको क्या दे दिया, एक्वस। तो एक्वस का मतलब इसमें हमने वाटर मिलाया है, ये पानी में घोला गया है, और ये पानी में नहीं घोला गया है, इसको गीला किया गया है केवल। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ग्रेटर होंगे तो सोडियम के आयंस ग्रेटर वहां पर डिसोसिएट करेंगे, उसको जगह मिल जाएगी मोमेंट करने के लिए। और यहां पर क्या होगा, एक गाढ़ा सॉल्यूशन, बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन, जैसे चाशनी नहीं होती है वैसा अगर हम सॉल्यूशन यहां पे लेंगे तो इनके आयनों के बीच में केवल इतना डिफरेंस होगा, इतना, तो मोमेंट कितना करेगा, इतना करेगा, तो कंडक्टिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो दो चीजों पे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मोल्टन और दूसरा आपसे पूछा जाता है एक्वस सॉल्यूशन पे। क्लियर, ठीक है। इसी चीज को समझने के लिए फिजिक्स ने माइकल फैराडेज मोमेंट ऑफ आयन क्या दिया, मोमेंट ऑफ आयन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दे दिया, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम उसको दे, कितने अमाउंट में कैटायन और एनायन एनोड और कैथोड पर लैब्रेटेड होंगे। हमको ये तो पता चल गया कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, यहां पर आयन इकट्ठा हो जाएंगे, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो इकट्ठा हो रहे हैं, अमाउंट कितना इकट्ठा हो रहा है, कितनी देर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसको डिस्कस करने के लिए फैराडे ने दो लॉ दिए। कौन से लॉ दिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट।
क्वालिटी नहीं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में। मान लिया अगर हमने 10 ग्राम NaCl को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है, 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया है, और इसमें हमने 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया, तो कितना यहां पर NaCl, कितना Na पॉजिटिव और कितना Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होगा, इसको समझाने के लिए, अमाउंट को समझाने के लिए फैराडेज ने 2 लॉ दिए। पहला क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, और दूसरा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, तब तक ये नोट करिए, नोट कर लिया इसको। अब देखिए आगे हमारा है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर फैराडेज लॉ। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कितनी क्वांटिटी में आपको मिलेगा। तो फैराडेज ने जो फर्स्ट लॉ दिया है, उस फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या बताया है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लैबोरेटेड, जितना अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का डिपोजिटेड और लैबोरेटेड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जनरल अगर हम अमाउंट को मान लें W ग्राम लैबोरेटेड हो रहा है, ठीक है, और वहां पे चार्ज क्या लग रहा है, चार्ज आपका लग रहा है Q। ठीक है, अगर चार्ज हमारा Q लग रहा है तो मैथमेटिक्स क्या बोलती है, मैथमेटिकल टर्म कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, Q के होगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाते हैं तो यहां पर एक साइन हम लगाएंगे W इक्वल टू ZQ। क्या लगा दिया, ZQ। ठीक है, W इक्वल टू ZQ, और Z क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, Q जो हमारा क्या है, चार्ज है। अब चार्ज किस पर डिपेंड करता है, चार्ज जो हमारा होता है Q I और इंटू T पर डिपेंड करता है। क्यों, अगर हमने 1 सेकेंड, T अगर हमने ले लिया 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, और करंट उसको हमने कितना दिया, 1 एम्पियर दिया, 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए हमने दिया, तो कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का लैबोरेटेड हुआ और कितना डिपोजिटेड हुआ। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z इंटू IT। ठीक है, ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अब यहां पर कंडीशन अप्लाई कर दीजिए कि अगर I इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया जाए और 1 एम्पियर ले लिया जाए, यहां पर 1 एम्पियर कर दिया जाए, ठीक है, और टेम्परेचर टाइम हमने कितना ले लिया, 1 सेकेंड ले लिया, तो यहां पर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z के हो जाएगा। तो एक नई डिफिनीशन हमको मिल जाएगी, और वो नई डिफिनीशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लैबोरेटेड और डिपोजिटेड, जो ये क्या है, W क्या है, अमाउंट, किसका अमाउंट है, सब्सटेंस का, लैबोरेटेड और डिपोजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, Z के हो जाएगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आपकी ये हो गई, और दूसरी डेफिनेशन हमारी ये हो गई जब हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब ये कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, फैराडे का फर्स्ट लॉ डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाता, तो याद आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल के लिए W इक्वल टू ZIT याद रखना है। कभी भी CBSE में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है, और न्यूमेरिकल के लिए केवल इतना ही यूज होगा, या आपसे Z निकालने के लिए पूछेगा, या फिर अमाउंट निकालने के लिए पूछेगा, या आपसे T निकालने के लिए पूछेगा, कितने टाइम के लिए कितने एम्पियर आपको दे दिया गया, या अमाउंट आपसे पूछ रहा है, तो आपको जनरली क्या याद करना है, ये याद रखना है। ठीक है,
अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ क्यों आया, सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? सेकेंड लॉ क्या कहता है फैराडे का, क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? जब हमारे पास फर्स्ट लॉ अवेलेबल था तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इन्होंने ये बोला सेकेंड लॉ में कि अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, और तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स को, और भी हम ले सकते हैं 3, 4, 5, 10, 15, लेकिन मिनिमम हमने क्या लिया, 3 लिया, और तीनों को हमने एक सीरीज से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक सीरीज से जोड़ दिया। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है लाइब्रेटेड, किसके होगा? डिपोजिटेड और लाइब्रेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर पे डिपेंड करेगा, कॉपर है तो कॉपर पे डिपेंड करेगा, और Au यानी गोल्ड है तो गोल्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तीनों को एक ही सीरीज में इन्होंने जोड़ा। किसमें जोड़ दिया? एक सीरीज में जोड़ दिया, और बैटरी से करंट इन्होंने दिया। तो इसका जो अमाउंट यहाँ पे लाइब्रेट हो रहा है, यानी सिल्वर जो यहाँ पर लाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर लाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? Au लाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव Au हमने ले लिया। ठीक है, तो कितना अमाउंट इस पर डिपॉजिटेड हो रहा है? ठीक है, कितना अमाउंट हमको इसका मिल रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां मैंने आपको बताया है कि जितना वेट इसका डिपॉजिटेड और ये लाइब्रेटेड हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला आपका याद करिएगा, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल टू किसके होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको और अगर हम और इक्वल कर ले, जैसे यहां पे 3 इलेक्ट्रोलाइट्स है तो और इक्वल कर दे, तो जब हम और इक्वल करेंगे तो किसके आ जाएगा? यहां पर सिल्वर और कॉपर का लिया तो कॉपर और सिल्वर हो गया, यहां पर गोल्ड और कॉपर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज याद रखिएगा। नाउ डेज आजकल, यानी जो मॉडर्न हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न लॉ पढ़ रहे हैं, वो फैराडे ने बताया कि सेकेंड लॉ जो आपका होगा वो इस पर डिपेंड अब नहीं करता, इसको हम नहीं लेते। इक्विवेलेंट वेट हम कहां निकालते रहेंगे? तो फैराडे ने क्या किया, नंबर ऑफ मोल डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड, इस पर इन्होंने काम करना चालू कर दिया। क्या किया? इस पर काम करना चालू कर दिया कि कितने नंबर ऑफ मोल डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड होंगे। ये चीज इनको, यहां पर अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, तो इसको निकालने में कठिनाई होगी। अब कठिनाई 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। क्या याद होगा? 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट। वहां पर आपको क्या दिया गया था? वहां पर आपको क्या दिया गया था कि नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, मेन आपका एग्जाम्पल होगा। अब जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहां पर NaCl ले लिया, तो NaCl जैसे हमने लिया तो Na को हमने आयोनाइज किया, Na सॉलिड हो गया, और यहां पर Cl2 आ गया। ठीक है, ये Cl2 हमने ले लिया, ये इसमें आयनों में कन्वर्ट हो गया, हाफ Cl2। अगर हम यहां पे देखें कि सोडियम आयन, तो सोडियम जो आयन है, सोडियम जो सॉलिड बना वो सोडियम आयन से बना होगा।
तो सोडियम आयन जो इसका आयोनाइजेशन हुआ होगा वो किसमें हुआ होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेम कंडीशन यही इसी की हुई होगी। Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये चीज आ गई। तो यहां पर जो फैराडेज का सेकेंड लॉ है वो हमें क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये हमारा 1 मोल है, 1 मोल हमें सोडियम मिला, सोडियम सॉलिड, किससे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे मिल गया हमको। यही चीज तो बता रहा है। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि यहां पर किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां इसकी जगह पर ये यूज किया गया। अगर हम यहां पे Cl2 बनाते हैं तो यहां पर क्या लेंगे, 2Cl, और 2Cl लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तभी तो हमें Cl2 मिलेगा। तो 1 मोल ऑफ Cl2, 1 मोल Cl2 बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी जरूरत पड़ी, 2। 1 मोल हमें Na बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी जरूरत पड़ी, 1। ऐसी कंडीशन कॉपर में आती है। अगर Cu2 प्लस है तो 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तभी तो Cu सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब ये कितना हुआ, 1 मोल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितनी जरूरत पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन। फैराडेज ने इसको दे दिया नाम, इक्विवेलेंट वेट की जगह पर ये वैल्यू इन्होंने इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना बताया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल कॉपर डिपॉजिटेड, कितने मोल सिल्वर डिपॉजिटेड, कितने मोल ऑरिक डिपॉजिटेड। अब जैसे यहाँ पे आरिक है तो आरिक में हमें क्या मिला, AuCl3। अब हमें AuCl3 मिला है तो हम क्या करेंगे, यहां पर Au3 प्लस में कन्वर्ट होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या बनेगा, Au सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो 1 मोल यहां पर सॉलिड Au मिला, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 3 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज हमें कितना मिल गया, 3 फैराडेज। किस पर डिपेंड करेगा, फैराडेज पे, Nf। जो चार्ज जो हमारा होगा फैराडेज का, तो यहां पर किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड हमारा करेगा, Q जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, Nf पर डिपेंड करेगा। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और F क्या हो गया, 1 फैराडे हो गया। अब ये जो फैराडेज की वैल्यू आपकी आई है, ये जो वैल्यू हमें मिली है फैराडेज की, ये कहां से मिली है। अब ये वैल्यू हमको मिलती है वो कहां से मिल जाती है, अब जरा ध्यान दीजिए। यहां पर जो मेन टॉपिक आपका आता है वो कहां पर डिपेंड करता है। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना ये है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पर, 1.602 इंटू 10 की पावर, बताइए क्या होता है, कितनी पावर में आता है, कितनी पावर में आता है, -19 कूलाम इस पर आता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है यहां पर जो पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो दूसरा आपका क्या है कि अब ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करेगी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू किसके होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो चार्ज 1 मोल ऑफ चार्ज, 1 मोल ऑफ चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी होती है और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना।
तो यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो वैल्यू आपको निकल के आती है वो क्या आ जाएगी, 96500। और ये जो 96500 है ये वैल्यू हमारी होती है 1 फैराडे के। ठीक है, ये वैल्यू हमारी किसकी होती है, 1 फैराडे की होती है। तो जो हमारा चार्ज निकल के आया, क्या निकल के आया, क्यू चार्ज, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निकल के आया, एनएफ के निकल के आया। इसको हम क्या बोलेंगे, एनएफ। तो जो यहां पर वैल्यू है वो क्यू इक्वल टू एनएफ, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन वैल्यू हो जाएगी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी उसको डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड करने के लिए, और कितने फैराडेज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया उससे 2 ट्रांसफर हो रहे हैं, तो चार्ज इतना हो गया 2f, 1 हो रहा है तो 1f, और 3 हो रहा है तो 3f। अगर कैलकुलेट करने के लिए पूरा पूछ रहा है तो 1 फैराडे 96500 से आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। क्लियर हो गया सेकंड लॉ। अब जब और क्लियर होगा जब इस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, बहुत सारे न्यूमेरिकल जब आप करेंगे। और जनरली आपसे पूछा जाता है ये क्या है, यूनिटरी मेथड है और कोई मेथड नहीं है, ये हमारा केवल यूनिटरी मेथड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेकंड लॉ आपको लंबा डिस्कस नहीं करना है, आपको केवल डिस्कस करना है कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत उसको पड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा जो टॉपिक आता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है। इस पर भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हमारा डिपेंड करता है, पहले तो हमको पढ़ना है ओम्स लॉ। क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ। दूसरा पढ़ना है हमें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं और इन फार्मूले पे क्वेश्चन आपका बनता है। तीसरा हमें पढ़ना है रेजिस्टिविटी। चौथा हमारा पढ़ना है कंडक्टेंस, और पांचवा हमें पढ़ना है कंडक्टिविटी, फिर मोलर कंडक्टिविटी। और ये इन पर जो क्वेश्चन कम आते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है, और 1 लाइन का कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पे क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर बनता है, ये दिमाग में रखिएगा। बाकी न्यूमेरिकल्स में इसका यूज ज्यादा होता है, और न्यूमेरिकल जो आपका पूछा जाता है वो 3 नंबर का पूछा जाता है। तो जनरली हमको क्या याद करना है, इसके फार्मूले याद करना है और डेफिनेशन। तो देखिए पहला आपको क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, क्या है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो करंट हमारा होता है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वी के वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू आर यहां पे लगाएंगे, कांस्टेंट वी हो जाएगा। ठीक है, और यहां इसको हम पढ़ लेते हैं जनरली वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के, तो वी इक्वल टू आर आई। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं यहां पर इसको, वी इक्वल टू आर आई। वी क्या है हमारा वोल्टेज, और आर क्या है रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। आई क्या है हमारा करंट। तो ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। और ओम्स लॉ अगर हम इसको जनरली देखें तो आर इक्वल टू हमारा किस पे डिपेंड करता है, वी अपॉन आई पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चन जैसे छोटे टर्म आपको निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज आपको दिया गया है, करंट आपको दिया है, तो आप रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है मेन क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर होता क्या है, क्या होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस जानते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों इक्वेशन को हम मिला दें तो ये किस पर डिपेंड हो जाएगा, एल अपॉन ए पर। और एल अपॉन ए, अगर यहां से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक साइन लगाते हैं रो, और रो इंटू क्या हो जाता है, एल अपॉन ए। और रो क्या है,
रो को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, और इसको जनरली हम लोग आर रेजिस्टिविटी के नाम से ही जानते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम कंडीशन अप्लाई कर दें, अगर हम लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लें और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू किसके हो जाता है? रो के। ये क्या है? रो। अब आर की यूनिट हमको पता है, क्या आर की यूनिट होती है? ओम। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ओम। अब यहां पर ओम तो हो रही है, लेकिन अगर हम यूनिट की बात करें तो जैसे हम यूनिट की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा आर ए इक्वल टू रो इंटू एल। तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर इंटू एल अपॉन ए, यही तो आएगा। अगर हम यहां पर यूनिट की बात करते हैं तो इसकी तो हो गई ओम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी हो गई सेंटीमीटर और इसकी हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या हो जाएगी? ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है, यूनिट भी बहुत पूछी जाती है, जनरली यूनिट पे क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? रेजिस्टिविटी हो गई। अब डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? डेफिनेशन कंडीशन आप लगा दीजिए, इसके बेस पर डेफिनेशन बना लीजिए कि अगर हम 1 सेंटीमीटर क्या लेते हैं? उसकी लेंथ लेते हैं, किसकी? वायर की, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है? यानी इक्वल हो जाता है किसके? रेजिस्टिविटी के। क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में? आसानी से आप इनके फार्मूले याद करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा आपको मिलेगा, कम से कम 4-5 लाइन का, और आंसर यही निकालना है। कहीं पर रेजिस्टेंस निकालना है, कहीं पर रेजिस्टिविटी निकालना है, कहीं पर आपको एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना है, कहीं पर आपको लेंथ निकालनी है। तो छोटे छोटे फार्मूले हैं और एक के साथ में कई चीजें आपसे पूछ लेता है, तब 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, अब इसके साथ क्या पढ़ना है आपको? आगे हमें पढ़ना है रेजिस्टिविटी, जो अभी पीछे हमने बता दी। रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू किसके होता है? आर के। जब कंडीशन आपने लगा दी तो रेजिस्टिविटी आर इंटू एल अपॉन ए होता है, ये तो बताया। ये हमारा क्या है? रो। इसको ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है? लेंथ। और ये हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? नेक्स्ट आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहां पर, जनरली कंडक्टेंस पे क्वेश्चन बन जाता है। इसको हम लोग कैपिटल जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस का। बहुत सिंपल सा है, डेफिनेशन भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? रेजिस्टेंस के। अब बात आती है कंडक्टेंस यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो 1 अपॉन ओमेगा जैसे लिखते हैं। अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इनवर्स हो जाएगा। इतना ध्यान देना। अब बस इसमें केवल आपको इतना फार्मूला याद रखना है कि जो कंडक्टेंस हमारा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? रेजिस्टेंस के होता है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये साइमन पे भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? साइमन। इसकी यूनिट क्या हो जाती है? साइमन यूनिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और महो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट जो आपकी होगी इसको हम महो बोलते हैं, और ये साइमन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिट जब न्यूमेरिकल आता है तो साइमन भी दे देते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमें पहचानना होता है कौन महो है और कौन साइमन। क्लियर? ठीक है। 1 साइमन, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, साइमन को। साइमन से भी क्वेश्चन दे देता है। अब पता चला आपके दिमाग में है कि महो हमने पढ़ा था सर,
ओम इनवर्स पढ़ा था, अब यहाँ पे साइमन दिया गया तो साइमन क्या होगा, सेम वही है, महो, ओम इनवर्स और साइमन। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपका, आगे क्या है, कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे भी क्वेश्चन आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा। ठीक है, इसको के, स्मॉल के बोलते हैं, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1/रो के। और रो क्या है, रेजिस्टिविटी आपका होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी यूनिट तो आपने पढ़ी थी भी, इसकी यूनिट तो जो डेफिनेशन है वो कैसे बनाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ये भी डेफिनेशन में दे सकते हैं शॉर्ट में। और यूनिट क्या होगी, अगर आपने इसकी यूनिट पढ़ी है, किसकी, रेजिस्टिविटी की यूनिट आपने पढ़ी है, तो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट जाएगी। ठीक है, और इसको हम लोग जनरली साइमन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं। तो यहां पर अगर हमें न्यूमेरिकल में कंडक्टिविटी निकालना है, कंडक्टिविटी कप्पा, तो रेजिस्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। अगर रेजिस्टिविटी नहीं दी गई है तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए रेजिस्टेंस और L यानी लेंथ अपॉन एरिया आपको गिवन होगा, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये फार्मूले बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, और फार्मूले के बेस पर जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा आता है टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन इस पे भी बनता है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी को हम लोग क्यों डेल्टा, इनवर्स डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे लगा दिया हमने m, तो हो गया मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा अपॉन सी पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, कप्पा अपॉन सी पर। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। अगर आपको मोलर कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, तो मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी, मोलैरिटी पर डिपेंड करेगा। और सी की जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पर, सी की जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं 1000 अपॉन एम। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इस फार्मूले से अगर न्यूमेरिकल में ये नहीं गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, तो आप ये वैल्यू यूज कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन दोनों एक ही चीज है, तो दो में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, यहां पर EQ का यूज करेंगे, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CEQ। इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस इस पर डिपेंड करता है। और इक्विवेलेंट कहां पे आता है, नॉर्मलिटी में वर्ड आता है। अगर न्यूमेरिकल में नॉर्मलिटी हमको गिवन है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी का यूज करेंगे, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको गिवन है तो। ठीक है, C, जो CEQ है, ये हमारा 1VQ में आता है, EQ में आता है। और यहां पर जो हमारा C है, ये CM, इसको हम CM भी बोल सकते हैं, ये हमारा 1/VM में यूज होता है।
ठीक है, इतना याद रखिएगा। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट आपको कंसंट्रेशन गिवन होगा, मोलरिटी यहाँ पे, मोलर कंडक्टेंस में मोलरिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है और इसी पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, अब आपने दोनों में ये रिलेशन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपसे पूछा जाता है और उस पर न्यूमेरिकल आता है। अगर कोई न्यूमेरिकल में आता है जनरली, ठीक है, तो देखते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, कोलरास लॉ और सेल, इंडस्ट्रियल सेल और फ्यूल सेल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो भी आपसे क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा ही जाता है। तब तक के लिए आप ये टॉपिक अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल लेकर हम अगली क्लास में आपको लेके आते हैं। न्यूमेरिकल वो छोटे टॉपिक जो आपके सेल बचे हुए हैं, सेल में कोई खास नहीं है, वहां पर आपको केवल डिसोसिएशन और एसोसिएशन हमें बताना है कि कौन कैथोड पे हो रहा है, कौन इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। ठीक है, 9 मार्क्स हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।